हेलो स्टूडेंट, पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी मौलिक अधिकारों के बारे में। संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए थे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का पार्ट 1 जो है संविधान में अधिकार के नाम से। और आज इस वीडियो में हम उसके कुछ आगे बात करेंगे। जो कुछ अधिकार रह गए थे उस वीडियो पिछले वाली वीडियो में, उन्हीं अधिकारों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमने पिछले वाली वीडियो में बात की थी समानता के अधिकार के बारे में। समानता का अधिकार। दूसरा जो अधिकार हमने बात की, चर्चा की थी उस समय, स्वतंत्रता का अधिकार। इन दोनों अधिकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा तीसरा जो अधिकार है, हमारा संविधान हमें देता है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखें। देखिए, शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत आशय ये है किसी भी व्यक्ति के साथ बेगार नहीं करवाई जाएगी। यानी कि बंधुआ मजदूर की बात करता है, बंधुआ मजदूरी पर रोक है। बंधुआ मजदूरी या यूं कह लीजिए बेगार प्रथा, दोनों एक ही बात है। बेगार से आशय है कि कोई भी व्यक्ति है जिसने कोई काम किया है और उसके बदले जो उसे मानदेय या उसकी जो उचित मजदूरी है, वो मजदूरी अगर उसे नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में नाम दिया जाता है कि बेगार उससे करवाई गई है। बेगार प्रथा उसको कहते हैं। राजस्थान में एक प्रथा प्रचलित में है, सागड़ी प्रथा, जो इसको हाली प्रथा भी कहते हैं। इस प्रथा के दौरान जो बड़े किसान होते हैं वो छोटे किसानों को अपने घरों में, अपने खेतों पे या पशुचारण के लिए, कुछ लोगों को अपने घरों में पशुचारण के लिए या खेतों में काम करने के लिए रख लेते थे और उनको बदले में 2 वक्त का भोजन देते थे। केवल 2 वक्त का भोजन देते थे और उनको कुछ और नहीं दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति पर जो रोक लगाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उसका आधार ये हमारा अधिकार है। इस अधिकार के तहत उस पर रोक लगाई गई है। ये जो हाली प्रथा है या सागड़ी प्रथा है, ये बेगार प्रथा के अंतर्गत मानी गई है। तो अनुच्छेद 23 के तहत इन सभी बातों पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो आपने बंधुआ मजदूरी और बेगार प्रथा को समझा। अनुच्छेद 23 में या इसी शोषण विरुद्ध अधिकार में एक बात और है, वो है मानव व्यापार। मानव व्यापार पर रोक। मानव व्यापार पर रोक का आशय यह है कि मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। मनुष्य को न तो खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। इस प्रकार का जो व्यापार करते हैं, अखबारों में या मीडिया में इनके लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वो है कबूतरबाजी। ऐसे लोगों को कहते हैं ये कबूतरबाजी करते हैं, जो मनुष्य का क्रय विक्रय करते हैं। कबूतरबाजी पर पूर्णतः रोक की बात करता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस बात को आप ध्यान में रखें। इन्हीं के अंतर्गत एक और हमारा जो एक और प्रावधान है शोषण विरुद्ध अधिकार में, उसके बारे में बात करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए विशेष बात का उल्लेख करता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको कहा गया है बाल श्रम। बाल श्रम पर रोक। राज्य बाल श्रम पर रोक लगाएगा, यानी कि बाल श्रम नहीं करवाएगा, जिसको लेबर चाइल्ड इंग्लिश में कहते हैं। बाल श्रम का प्रावधान करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ऐसे काम नहीं करवाएगा। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के साथ ऐसे काम नहीं करवाएगा जो उनकी आयु के खिलाफ हो, या यूँ कह लीजिए जोखिम भरे कार्यों पे नहीं लगवाएगा जो उनकी उम्र के खिलाफ हो। जोखिम भरे कार्य जो हैं उन पर राज्य उनको नहीं लगवाएगा या उनसे ऐसे काम नहीं करवाएगा जो उनकी उम्र के खिलाफ है। मान लीजिए उम्र तो है 5 साल एक बच्चे की और उससे काम करवा रहे हैं ऐसा,
जो उसकी कोई गहरी खाई में उससे कोई काम पे लगवा दिया जो उसकी आयु के खिलाफ है, या ऐसी फैक्ट्री के सामने या ऐसी मशीन के सामने उसे खड़ा कर दिया जहाँ उसे काम करना है, जहाँ उसकी जान जाने का खतरा रहता है, तो ऐसे कार्यों पर राज्य रोक लगाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार को जाना, ये जो 4 बातें आपने पढ़ी, इन चारों बातों का प्रावधान शोषण के विरुद्ध अधिकार में किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखें। अगला जो हमारा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका भारतीय संविधान में वर्णन मिलता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 25 से 28। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता से आशय ये है कि धर्म को लेकर, इसका शुरुआत धार्मिक शब्द से हो रही है, यानी कि धार्मिक बातों का प्रावधान करता है। ये धर्म के बारे में जानकारी देता है। देखिए, जिस व्यक्ति का जो धर्म है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, फारसी है, जो भी उसका धर्म है, धर्म को राज्य की निजी संपत्ति माना गया है। इस बात को आप ध्यान रखें। राज्य क्या है? व्यक्ति की निजी संपत्ति है, उसका निजी पर्सनल मामला है। इसके तहत यानी कि जो भी जिस धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। सभी को, जो बात लिखी गई है उसकी बात करते हैं, सभी लोगों को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुसार आचरण करने, ये सारी बातें जो हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता में आती है। इसी स्वतंत्रता में एक बात का प्रावधान और किया गया है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। सभी नागरिक, भारत के सभी लोग अपने अपने धर्म को अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। अंतःकरण का मतलब होता है धर्म परिवर्तन करना, धर्म को बदल लेना। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसी जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है वो इस बात पर भी रोक लगाता है, अगर अंतःकरण दबाव में किया जाएगा, दबाव में, आर्थिक प्रलोभन, तो ऐसे धर्म परिवर्तन पर राज्य रोक लगाएगा। यानी कि धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा धर्म परिवर्तन नहीं मान्य होगा जो किसी दबाव के कारण आपको करना पड़ रहा है, या आप पैसे या धन के लालच में आकर परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे प्रलोभन पर रोक की बात भी हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार करता है। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ बातें और भी बताई गई है, जिसके तहत इस बात का प्रावधान किया गया है कि हिंदुओं के सभी धार्मिक स्थल, मंदिर वगैरह, ये सभी समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। साथ के साथ इसमें इस बात का प्रावधान किया गया, हिंदू किसे कहा गया है उसका भी बताया गया। हिंदू में किसको शामिल किया गया है? हिंदू जैनों को भी माना है, जैन, बौद्ध और फारसी। जैन, बौद्ध और सिख, पारसी नहीं है, इनको भी हिंदू ही माना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है हिंदुओं के अंतर्गत जैनों को, बौद्धों को, सिखों को भी शामिल किया गया है। इससे आशय ये है कि जैनों के भी, बौद्धों के और सिखों को भी जो धार्मिक स्थल है वो भी समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इस बात का प्रावधान हमारा स्वतंत्रता का अधिकार करता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। इसी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और प्रावधान किए गए हैं, जैसे सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक संस्थाएं बनाने, धार्मिक संस्थाएं बनाने
का अधिकार होगा, उन्हें प्रबंधन करने का अधिकार भी उनको दिया गया है। सभी लोग अपनी अपनी धार्मिक संस्थाओं को बना सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन आपकी धार्मिक स्वतंत्रता से अगर किसी दूसरे लोगों की स्वतंत्रता बाधित होती है तो ऐसी आपकी धार्मिक संस्थाओं को अवैध घोषित किया जा सकता है। ये भी धार्मिक स्वतंत्रता में लिखा गया है। साथ ही साथ इसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया है, जो भी लोग हैं हमारे, जिस धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं या भारत देश में सभी प्रकार के जो लोग रहते हैं, सरकार क्या करेगी? सरकार यानी कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कर नहीं लगा सकता। इस बात का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि कोई ऐसा टैक्स सरकार नहीं ले सकती जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देती है। जैसे मान लो इंडिया में, भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो सरकार हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो बाकी के धर्म हैं देश में, उन लोगों से किसी प्रकार का ऐसा टैक्स वसूल नहीं कर सकती जो केवल और केवल हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम करता हो। तो सरकार विशेष कर नहीं ले सकती धर्म को बढ़ाने के संबंध में। इसी धार्मिक स्वतंत्रता में हमारे ये भी प्रावधान किया गया है कि जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, जो भी हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, इन सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकेगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी, स्वतंत्रता नहीं, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कि जो सरकारी या गैर सरकारी जो भी शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। इस बात का प्रावधान भी धार्मिक स्वतंत्रता में किया गया है। तो ये तो था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपने 2 अधिकार भी पढ़े हैं, फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। शुरू में आपने पढ़ा था, जब वीडियो शुरू किया था तो आपने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 11th क्लास का पाठ 2 है, उसमें संविधान में अधिकार के नाम से पाठ है, पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ रहे हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपने ये पढ़ा था कि सभी जो सरकार है, सभी लोगों, राज्य किसी भी नागरिक से बेगार नहीं करवाएगा। बेगार प्रथा या मानव व्यापार पर रोक, इस बात का प्रावधान आपने पढ़ा था। यानी कि मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है और बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, बाल श्रम पर रोक का प्रावधान करता है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ऐसे कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता जो उनकी आयु के खिलाफ हो। फिर आपने धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ा। धार्मिक स्वतंत्रता में आपने सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसके साथ आपने ये भी पढ़ा कि सभी लोग जो है अपनी धार्मिक संस्थाएं बना सकते हैं, ये भी आपने पढ़ा। सभी लोगों को, जो सभी लोग हैं उन लोगों से राज्य किसी ऐसा कर नहीं ले सकता जो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देता हो। फिर आपने लास्ट में ये भी पढ़ा कि सरकारी या गैर सरकारी जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। आपने इस वीडियो में ये पढ़ा। तो अब इसके आगे बात करते हैं। हमारा जो अगला अधिकार है वो है हमारा अगला जो अधिकार है वो है धार्मिक शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में ये प्रावधान किए गए हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। शिक्षा संस्कृति, विशेष रूप से ये जो अधिकार हैं ये अल्पसंख्यकों के बारे में है।
जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बारे में विशेष प्रावधान करता है। अल्पसंख्यक जो लोग हैं जिनकी संख्या कम है बाकी जो धर्म के लोग हैं उनके मुकाबले में, उनके बारे में विशेष प्रावधान करता है हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। हालांकि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक कौन होंगे, अल्पसंख्यक क्या है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान के किसी भी अनुच्छेद में। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है इसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वर्तमान में जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था किसी मामले में, उसके दौरान जो हमारा देश है भारत, पूरे देश की जो जनसंख्या है उसका जो 50% जो भी लोग कम हैं वो सभी अल्पसंख्यक माने गए हैं। वर्तमान की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यही कहती है। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकार को ये निर्देश दिए कि आप ये बताएं कि आप अल्पसंख्यकों का निर्धारण कैसे करेंगे। क्या पूरे देश की जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाना चाहिए? सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। वर्तमान में प्रावधान यही है कि पूरे देश की जनसंख्या को आधार बनाकर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जा सकता है। जिस धर्म के लोगों को मानने वालों की संख्या 50% से कम है वो सभी अल्पसंख्यक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यही कहती है। आगे क्या होगा, जैसे सरकार को निर्देश दिए कोर्ट ने, वो उस समय और आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अल्पसंख्यकों के बारे में क्या प्रावधान करता है इस बारे में बात करते हैं। आपने ये जाना कि अल्पसंख्यकों के बारे में संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई जानकारी नहीं मिलती है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सभी अल्पसंख्यक लोग अपनी अपनी धार्मिक संस्थाएं, सभी लोग अपनी अपनी जो उनकी विशेष लिपि है, उनकी भाषा है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो कोई खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, उन सभी को संरक्षित करने का अधिकार होगा। किनको होगा? अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक लोग अपनी विशेष उनकी कोई लिपि, उनकी भाषा, कोई संस्कृति या उनकी कोई ऐसी वेशभूषा है या उनका कोई ऐसा कल्चर है जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, उनको बनाए रखने का जो अधिकार है वो दिया गया है अल्पसंख्यकों को। सरकार ये गारंटी देगी उन लोगों को कि उनकी संस्कृति को बनाए रखा जाएगा, बचाया जाएगा, लुप्त नहीं होने दिया जाएगा। अनुच्छेद 30 के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं? सभी अल्पसंख्यक जो लोग होंगे वो अपनी अपनी धार्मिक संस्थाएं बना सकेंगे, धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकेंगे, उनका प्रबंधन कर सकेंगे, उनका मैनेजमेंट कर सकेंगे और धर्म के अनुरूप शिक्षा भी दे सकेंगे। जैसा धर्म कहता है वैसी शिक्षा वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। इस बात का प्रावधान है। मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, मदरसों में धार्मिक शिक्षा का आधार अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यक लोग धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। आपने अभी जब धार्मिक स्वतंत्रता पढ़ी थी तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। आपने धार्मिक स्वतंत्रता में पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ क्या, यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, केवल अल्पसंख्यकों के लिए की बात की गई है। अल्पसंख्यक लोग क्या कर सकेंगे? अपने धार्मिक जो उनका धर्म है उनके बारे में वो मदरसों के माध्यम से या ऐसे कोई स्कूल स्थापित करके या ऐसी कोई संस्था बनाकर वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, जिसका आधार अनुच्छेद 30 बताया गया है। तो शिक्षा और संस्कृति अधिकार में आपने दो बातें महत्वपूर्ण समझने का प्रयास किया। पहली क्या है? अल्पसंख्यक लोग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। दूसरी, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी संस्थाएं बना सकते हैं, धार्मिक संस्था को स्थापित कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं, धर्म के अनुसार कोई भी कार्य वो कर सकते हैं। ये दो बातें आपने जानने का प्रयास किया। अब बात करते हैं हमारा जो एक अधिकार था जिसको समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, वो था हमारा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति अर्जित करने का सबको अधिकार होगा, ये भी हमारा अधिकार हुआ करता था, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में किया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन में
42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। इस संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त करके इसे अब वैधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। यानी कि अब क्या है, ये लोगों का कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में मिलता है। संपत्ति का अधिकार समाप्त हो चुका है, यानी संपत्ति अर्जित करने का सबको अधिकार हो ही नहीं सकता। सभी लोग संपत्ति का बराबर बंटवारा सरकार कैसे कर सकेगी? सभी लोगों को बराबर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? ये विवाद का विषय था, जिसको 42वें संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन अपने आप में एक वृहद संविधान संशोधन है। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, भारत का लघु संविधान। ये इतना व्यापक संविधान संशोधन किया गया था पहली बार। लघु संविधान भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। छोटा संविधान का छोटा रूप है। इसमें कई प्रावधान किए गए थे, कई बातों को जोड़ा गया था, कई को हटाया गया था। तो अब इस लास्ट जो हमारा अधिकार है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, फिर अपनी बात को खत्म करते हैं। तो हमारा जो लास्ट अधिकार है, छठा, जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का अर्थ यानी कि आप जब आपने शुरू में पढ़ा था कि राज्य अगर किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसे में सरकार उनके अधिकारों का उपचार करेगी, और वो उपचार कौन कौन से होंगे वो अपन इसी में पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में मिलता है। देखो, अगर किसी भी भारत के किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यानी कि मौलिक अधिकारों की जो रक्षा की गारंटी है, उनको लागू करवाने की वो गारंटी केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। इस बात को ध्यान में रखें। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ याचिका जारी करते हैं, जिसके तहत नागरिकों के जो अधिकार है उनको सुरक्षित किया जा सकता है। अब वो याचिका कौन कौन सी है, इनके बारे में थोड़ा आपको बात करते हैं। जैसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से अगर अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसे ये ऑर्डर देता है कि उसे सशरीर कोर्ट में उपस्थित किया जाए, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो। इस बात को आप ध्यान में रखें। अगला जो याचिका जारी करता है सुप्रीम कोर्ट वो है परमादेश। परमादेश, परमादेश का आशय होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। आदेश का नहीं कि कोई ऑर्डर करते हैं। जो अगला जो याचिका है, देखो पहला आपने याचिका पढ़ी थी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सरकार ने क्या किसी भी नागरिक को किसी भी तरीके से अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये याचिका जारी करता है कि उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, सशरीर उसे कोर्ट में उपस्थित किया जाए। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उसे सशरीर उपस्थित करना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। दूसरी जो याचिका कोर्ट जारी करता है वह परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। कोई भी संस्था है, कोई भी संस्था या किसी प्रकार का कोई भी ऑफिस है, कोई भी कर्मचारी जिसका जो निर्धारित कार्य है, जो निर्धारित उसका कार्य है, उस कार्य से बाहर जाकर अगर कोई काम कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति करता है जिसका काम फिक्स है, उससे बाहर जाकर वो काम करता है या उस काम को वो नहीं करता है, अब जो निर्धारित कार्य को नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये परमादेश नाम की याचिका जारी करता है, जिसके तहत ये कहता है कि हम ये आदेश देते हैं कि आप इस काम को कीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आपको आदेश दे रहे हैं, आपका जो काम है आप उस काम को कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम आदेश देते हैं कि आप इस काम को करें। इससे क्या है, लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, इसलिए हम क्या करें, आपको आदेश दे रहे हैं, आपको काम करना पड़ेगा। तीसरी जो याचिका जारी करता है कोर्ट वो है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण रोकना है
गड़बड़ हो गया। प्रतिक्षेपण जो तीसरी हमारी याचिका है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध, वो प्रतिक्षण नहीं था। प्रतिषेध का आशय ये होता है कि रोकना। प्रतिषेध का अर्थ होता है कि रोकना। कोई भी संस्था है जो उसका निर्धारित कार्य है उसको वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर करती है, जो उसका काम नहीं है अगर उस काम को करती है, मान लो कोई भी संस्था जैसे आरपीएससी या आरपीएससी को जो काम निर्धारित जो दिए गए हैं उन कामों को वो नहीं करता है, मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसके जो काम है वो काम वो उसके अलावा उसके जो काम नहीं है उन कामों को वो करता है, तो उसके तहत एक याचिका जारी कर सकते हैं कोर्ट, उसको बोलते हैं प्रतिषेध। वो इसका कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप रुक जाइए, ये काम क्या है आपका नहीं है। इससे आशय ये प्रतिषेध, यानी किसी भी काम को रोकने के लिए की जाती है जो याचिका जारी की जाती है उससे बोलते हैं प्रतिषेध। जो चौथी याचिका कोर्ट जारी करता है वो है उत्प्रेक्षण। इसका भी अर्थ ये सेम, दोनों सेम जैसे सेम ही है, लगभग थोड़ा बहुत फर्क है इसमें। इसका भी अर्थ होता है रोकना। कोई भी संस्था जो उसके निर्धारित कार्य है उससे बाहर जाकर, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई काम को करती है और उनके तहत किसी भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो उत्प्रेक्षण नाम की याचिका जारी की जाती है। ये जो लोअर कोर्ट है होते हैं उनको हायर कोर्ट के टर्म से जो याचिका जारी की जाती है। जैसे बड़े कोर्ट होते हैं, जैसे सेशन कोर्ट है, जिला कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो निचली जो अदालतें होती है उनको ये इस याचिका के माध्यम से उनके जो काम है उनको रोकने के लिए ये याचिका जारी करते हैं कि इसके तहत कहा जाता है कि आप इस काम को बंद कर दीजिए, ये आपका काम नहीं है, और उन कार्यों को अपने पास, उस केस को अपने पास मंगवा लेते हैं। जो लास्ट है वो है, जो लास्ट याचिका है वो है जो लास्ट है वो है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, प्रच्छा होता है पूछना। अधिकार प्रच्छा यानी कि इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से किसी भी पद को प्राप्त कर लेता है, जो उसमें किसी भी, आप जानते हैं कि किसी भी पद को प्राप्त करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ योग्यताएं निर्धारित की जाती है। अगर उन योग्यताओं के आधार पर किसी व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करता है तो वो तो ठीक है। अगर वो उन योग्यताओं के न होने के बावजूद अगर किसी पद को प्राप्त करता है तो इस याचिका का प्रयोग करते हुए कोर्ट उससे पूछता है कि आप ये बताएं कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पर, ये इस पद पर बैठे हैं। आपको वो जानकारी देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ये पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस पद को कैसे प्राप्त किया है, अवैध रूप से प्राप्त किया है। इसलिए आप क्या करें, इस पद को छोड़ें या आप अपनी जानकारी उपलब्ध कराएं। तो ये 5 प्रकार की याचिकाएं हैं जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। तो ये आपने जाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से जो 5 प्रकार की याचिका जारी की जाती है वो आपने इस वीडियो में पढ़ा। अब आप ही पूछेंगे कि दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है याचिकाएं जारी करने के मामले में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? दोनों में याचिका जारी करने में ज़्यादा पावरफुल कौन है? एक तरफ हाई कोर्ट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में याचिकाएं जारी करने के मामले में। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार की याचिका जारी करता है, 5 तरह की याचिका जारी करता है जो आपने भी पढ़ी थी, लेकिन हाई कोर्ट है वो 6 प्रकार की याचिका जारी करता है। जो छठी याचिका वो कौन सी है? वो है इंजेक्शन नाम की एक याचिका जारी की जाती है, इंजेक्शन नाम की, जिसका अर्थ होता है कि अंतरिम राहत। किसी भी व्यक्ति को अगर अंतरिम राहत चाहिए किसी मामले में, अंतरिम राहत, हिंदी में इसको अंतरिम राहत कहते हैं, इंजेक्शन नाम। जैसे इंजेक्शन किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे रिलीफ मिलती है ना, टेबलेट के मुकाबले में इंजेक्शन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अंतरिम राहत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। ये जो याचिका है ये केवल और केवल हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। तो यानी कि संख्या के मामले में भी ये पावरफुल है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है आपको। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन
हाईकोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों की गारंटी तो देता ही देता है, साथ ही साथ नागरिकों के विधिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। विधिक अधिकारों की भी रक्षा हाईकोर्ट करता है, यानी कि ज्यादा पावरफुल याचिकाओं के मामले में भी, नंबर के मामले में भी और विधिक अधिकारों के मामले में भी। सुप्रीम कोर्ट तो केवल क्या करेगा, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर नागरिकों के विधिक अधिकारों का उल्लंघन भी होता है तब आप सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकेंगे। तो ये हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में याचिकाओं के माध्यम में, और वैसे तो सुप्रीम कोर्ट है ही अपने 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 क्षेत्र में। तो आपने ये कुछ इस वीडियो में मौलिक अधिकारों के बारे में इस वीडियो में जाना। अगले वाले वीडियो में हम